मैंने मूछ नृत्य की शुरुआत की, संग्रहालय बनाने की शुरुआत की, लेकिन मैं विश्व में भारत का नाम रोशन करना चाहता था, तो मैं उस चीज़ को किया। तो वो हमारे अंदर लालसा नहीं थी कि हमको कोई कुछ करे। हमारी माँ मर रही थी और मरते मरते कह दी कि अब तो मर रहे हैं हम, शादी के लिए हाँ कर दो। उस समय मेरे दिमाग में गिनीज बुक सवार था। आप तो नरेंद्र मोदी से भी आगे सफाई के। मोदी जी ने तो अभी सफाई अभियान शुरू किया है। मेरे तो 38 से 40 बरस हो गए होंगे। लेकिन 2025 के अंदर जो महाकुंभ के अंदर भगदड़ हुआ था, उसको आप कैसे देखते हैं? अब कितने लोग मर गए, क्या है, कितने लोग घायल हो गए, ये कुछ पता नहीं, लेकिन उसको मैं मानना नहीं। उनको मैं कहता हूँ वो लोग मुक्ति पा गए। फिर एक बार मेरे पास सऊदी से एक सज्जन आए, वो 1-2 कुंभ आ चुके थे, मुस्लिम थे। उन्होंने भी अचानक किसी दोस्त के साथ आए, हमारा कमरा देखा, तो वो सऊदी से जाके वहाँ पर मुझको दुनिया की सबसे छोटी कुरान उन्होंने कहा। दुनिया की सबसे छोटी कुरान है। चाहे वो किसी पार्टी ने आपको आर्थिक मदद नहीं किया? पहले बहुत सी पार्टियों ने मुझको अपने अंदर बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं सब पार्टियों में जाता था, मगर किसी प्रकार का कोई मदद नहीं की। हाँ, पहला मदद मुझको मायावती जी ने 10,000 रुपया दे के किया। करने के दुकान जी, मेरे दिमाग में एक और चीज था कि आप क्यों नहीं कभी राजनीति में हाथ आजमाना, कभी आप कोशिश किए? हाँ, वैसे तो एक हंसी मजाक में मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। अच्छा। मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जो भी जिसके साथ मैं लड़ा हूँ, मैं निर्दलीय ही था, लेकिन जो भी लड़ता था उसके समय से मुझको रात को गालियां खूब मिलती थी, बैठ जा, क्योंकि मैं ऐसे रूप से निकलता था। जब नामिनेशन करने निकला तो एक अजीब, पूरे दुनिया के मैगजीनों में भी छपा जब मैं नामिनेशन अर्थी में लेकर निकला हूँ। तो बड़े बड़े जो नेता खड़े थे उनके अंदर हो कहीं मजाक में ये जीत न जाए, ऐसा भी। जबकि मैंने किसी से वोट नहीं मांगा था, तब पर भी मुझको बिना मांगे अच्छा खासा वोट मिला। नहीं, जैसे इसका सेवा कैसे करते हैं? मैं सेवा स्वमूत्र से करता हूँ। मतलब खुद के मूत्र से आप करते हैं? मैं अपने खुद के मूत्र से इसकी सेवा तो बहुत बड़ी बात है, फिर लोग आपको ट्रोल करना चालू कर देंगे। नमस्कार, प्रयागराज की धरती से मैं अखिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन है, दुकान जी, जो कि एक विशिष्ट मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। इनके पास लिम्का बुक अवार्ड, गिनीज बुक अवार्ड और ना जाने ऐसे कितने अवार्ड है जो शायद किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी अवार्ड नहीं होता है। तो इनको हम लोग जब समझेंगे और जैसे जैसे पॉडकास्ट का ड्यूरेशन आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये कितना टैलेंट भरा इंसान है। और इनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें काफी प्रेरित करेंगी और आपको भी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे दुकान जी। नमस्कार। तो दुकान जी, आपका नाम राजेंद्र तिवारी था, तो ये दुकान जी आपका नाम कैसे पड़ा? मेरा नाम तो ऐसे घर का नाम था गोपाल जी, स्कूल का नाम था राजेंद्र कुमार तिवारी। मेरे फादर मिलिट्री में थे। उनके रिटायरमेंट होने के बाद वो एक किताब की दुकान खोले जिसका नाम था निराला पुस्तक भंडार। मैं भी जब स्कूल से थोड़ा छुट्टी पाता तो मैं दुकान पे बैठता था। और उस समय कार्टून का ज़्यादा ज़माना था, अखबार में, मैगजीन में, पेपरों में, सब में था। तो मैं उसमें से जो कार्टून हमारे पास मैगजीन अखबार बचते थे उसका कार्टून बना के मैं उस समय, जैसे कांग्रेस का हुआ, जो भी पार्टी का होता था, मैं सबको जोड़ कर एक तो बड़ा सा कार्टून नुमा बोर्ड बनाकर दुकान के सामने रखता था। और जैसे राइटर माने लेखक होता है, लेखक माने राइटर होता है, तो हम उसी तरह उसमें नीचे हंसी के कारण, क्योंकि आज के तनाव भरी ज़िंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं, तो मैं जो लिखता या कुछ करता उसको लोग देख के हंसते। इसलिए राइटर दुकान जी, प्रोपराइटर मकान जी, लेखक समान जी, भगवान जी, शैतान जी आदि लिख देता था। कहने का मतलब ये है कि आपका नाम किसी का दिया हुआ है, मतलब लोगों का दिया हुआ नाम है आपका? मेरे पास किसी का दिया नहीं, ये लिखा हुआ हमारा है। दिया उस समय है जिस समय जब मैं बाहर निकलता लोग हमको हंसी में दुकान जी नमस्कार, मकान जी नमस्कार, समान जी नमस्कार कहते थे। धीरे धीरे करते करते वो दुकान जी आगे बढ़ते चले गए। और फिर मीडिया ने भी दुकान जी, मकान जी, समान जी लिखना शुरू किया। फिर कुछ दिन बाद दुकान जी, मकान जी तक रह गए। आज फिर मैं दुकान जी बन के रह गया। जिधर से गुजरता हूँ लोग कहते हैं दुकान जी नमस्कार, दुकान जी नमस्कार। तो मेरा राजेंद्र कुमार तिवारी नाम वो हो गया और दुकान जी। फिर उसके बाद कुछ जीके में कंपटीशन की किताबों में आया कि प्रयागराज की धरती पर वो मूछ नर्तक रहता है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है। तो ज़्यादातर लोग राजेंद्र कुमार तिवारी न जाने, लोग दुकान जी, मकान जी लिख देते थे।
मतलब एक तरीके से देखा जा सकता है कि जो आपका नाम है वो बड़ा क्रिस्पी लगता है लोगों को, मतलब एक जैसे दुकान का सेंस समझते हैं लोग कि कहीं दुकान किए होंगे ऐसे, लेकिन इसके पीछे का ऐसा कुछ तो स्टोरी है नहीं। इसके पीछे यही एक स्टोरी कि मैं कार्टून बनाता था, उसमें मैं लिखता था और फिर धीरे धीरे मैं हर चीज़ को संग्रह भी करता था। और ऐसे मैं उस दुकान में बैठ के बहुत कुछ चीज़ करता था, जैसे टाई एंड डाई, फैब्रिक पेंट्स, आयल, बाटिक, सिलाई, कढ़ाई, सब चीज़ मैं उसमें जो चीज़ मैं देखता उसको मैं करता था। और उसी में दुकान जी नाम फेमस हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मीडिया में कुछ जीके के कार्यक्रम आने लगे, उसमें भी मुझको बुलाया गया और उसमें फिर यही सब चीज़ जीके के ऊपर पूछा जा रहा था, लोग उसको बताते थे। लेकिन राजेंद्र कुमार तिवारी थोड़ा दब के चलता गया, उसके बाद दुकान जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अच्छा, आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो प्रयागराज से ही जुड़ा हुआ है या कहीं और से जुड़ा हुआ है, या आपका प्रारंभिक जीवन क्या रहा, थोड़ा उसको आप डिस्क्राइब। प्रारंभिक जीवन ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम, जो तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जो दारागंज के स्थान पर जहाँ पर महाकुंभ और कुंभ लगता है, अर्धकुंभ लगता है, हर वर्ष माघ मेला लगता है, वहीं के श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में मेरा जन्म हुआ। और फादर हमारे आर्मी में थे और बस उसी में से जन्म होके मैं शुरू से शायद नटखट था। अच्छा, मतलब आप महानिर्वाणी अखाड़ा में जो है आपका उससे ताल्लुकात है, तो महानिर्वाणी अखाड़े में आने के पीछे क्या कहानी है उसका जो है? वो हमारे पिताजी के पिताजी भी वहाँ पर रहते रहे, 2-3 पुश्तों से लोग रहते थे उस अखाड़े में, तो वहीं हमारा भी जन्म हुआ उसी अखाड़े से। और फिर वहीं पर हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी महाकवि निराला जैसी नगरी है, वो निराला की नगरी है। उसी निराले में, क्योंकि प्रयाग की पावन धरती किसी समय खाली नहीं रहती है, कोई न कोई होता है। अभी तक लोग निराला जी कर रहे थे और फिर कुछ दिन बाद कहते रहे एक वो निराला था, एक ये निराला है। जब ऐसे कहने लगे तो मेरे दिमाग में आया कहाँ वो कहाँ हम, तो कुछ न कुछ ऊपर वाले की कृपा होगी या प्रयागराज की कृपा होगी, उसी में मुझको भी धीरे धीरे बदलना पड़ा और मैं उस धरती पे एक अलग प्रकार से निकलता गया। चाहे वो गंगा स्वच्छता के लिए हो, चाहे शहर के स्वच्छता के लिए हो, हर प्रकार की चीज़ मैं करता रहा। खास ये रहा कि मैं गंगा के किनारे आके साफ सफाई करता था। उस समय लोग मुझको पागल कहते थे, और पागल जब कहते थे, मगर बहुत दिन तक पागल लोग कहते रहे। लेकिन अचानक देश के प्रधानमंत्री जी को एक दिन मैंने टीवी पे झाड़ू लगाते देखा। जिस दिन उनको झाड़ू लगा के देखा तो दूसरे दिन पता चला कि उनका तो 56 इंच का सीना था और जो मेरे आगे पीछे कोई नहीं चलता था। उस दिन मैंने कहा मेरा 58 इंच का सीना हो गया। और उस दिन मैं जब भी स्वच्छता के लिए निकलता, चाहे गंगा के लिए चाहे स्वच्छता के लिए, लोग मेरे पीछे हो लेते। आप जो ये प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे एक मुझे चीज याद आया कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं पाया कि आप हिमालय में भी जा चुके हैं। हाँ, मैं हिमालय में, यहाँ पर कुंभ या माघ मेला लगा हुआ था। एक से एक संत महात्मा, एक से एक सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ आती थी। उसी में मैं ये जो काली सड़क कहा जाता है, वो उस समय ज़्यादा रेतीला था, क्योंकि पहले का कुंभ माघ मेला जो लगता था ज़्यादातर रेती में एक अलग छटा थी। आज तो वो डिजिटल हो गया है, लेकिन उस समय, और ऐसे मैं वहाँ पर घूम रहा था। घूमते घूमते एक बाबा बैठा हुआ था रेती पे, उसने कहा ए गोपाल यहाँ आओ। तो हमने इधर उधर देखा कि गोपाल कौन बुलाया, तो पता चला बाबा जी थे। उन्होंने कहा चलो इधर आओ। आए, कहाँ रहते हो? हम कहा यहीं रहते हैं। तू तो दारागंज में रहता है ना? हम कहा हाँ। कहे तेरे 3 भाई हैं? हमने कहा हाँ। तेरे माता का नाम सुंदर देवी है? हमने कहा हाँ। पिता का नाम नंद कुमार तिवारी? हमने कहा हाँ। तो मैं एक उनके ऊपर एक फेथ कर लिया, एक सम्मोहित हो गया। फिर उसी बीच में वहीं पर जब मैं बैठ गया तो उन्होंने बालू को खोदा, उसमें से एक कण निकाला और वो मेरे हाथ में रखा, कहा इसको जीभ में ले ले। मैंने जीभ में ले लिया, मीठा लग रहा था। और फिर मैं उनके ऊपर हम इतना प्रभावित हो गए कि मैं उनके पास रोज जाता रहा। जब वो यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ, तेरा क्या विचार है? हमने कहा गुरुजी हम भी चलेंगे। कहें तेरे को जाने नहीं देंगे तेरे घर वाले। हम कहा घर वाले तो पागल कहते रहते हैं, क्या फायदा है, हम आप ही के साथ चलते हैं। मैं उनके साथ हो लिया। तो कितने महीने लगभग हिमालय में रहे? मैं 2 महीना 17 दिन रहा। और अचानक फिर वहाँ क्यों? वहाँ पर 2 महीना 17 दिन रहने पे और फिर उन्होंने हमको भगा दिया। लेकिन 2 महीना 17 दिन में सबसे ताजुब की बात है कि नाश्ता कहाँ से आता रहा, खाना कहाँ से आता रहा,
ये मुझको कुछ नहीं मालूम। और फिर 2 महीना 17 दिन बाद उन्होंने कहा भाग जा यहाँ से। तो मैं एकदम डर गया। और वहाँ पर जो 2 महीने का टाइम था, वहाँ 22 संत थे और बहुत कोशिश किया सब संतों से बोलने के लिए, लेकिन एक ही 2 लोगों से थोड़ा सा बात कर पाया, क्योंकि हमेशा वो धुनी रमाए बैठे हुए थे। और जब उन्होंने हमसे कहा तो जा यहाँ से, तो हम कहा गुरुजी कहाँ जाएंगे? कहन बस जा, तेरा काम हो गया। हम कहा कोई काम तो नहीं है जो मेरा काम हो गया। कहा हमने कहा ना जा, जैसे वो बोल रहे थे वही तरह मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और फिर जब मैं वहाँ से डर के मारे 4 कदम आगे बढ़ा, कुछ दूर आगे पढ़ने पर फिर बोला इधर आ। जब मैं इधर आया तो हम कहा जी गुरुजी कैसे जाएंगे? कहें जा, तेरे को पहाड़ है पेड़ है सब रास्ता बताएगा, लेकिन जब जा रहा है तो ये जो तेरी मूछें रेखें निकल रही हैं इसको कभी कटाना मत। और आज मैं मूछ नृत्य के नाम से इतना प्रसिद्ध हुआ हूँ, तो लगता है उन्हीं का कोई आशीर्वाद रहा होगा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं उनका एक बार दर्शन कर सकूं। जब मैं नाम कमा लिया, फिर कुछ पैसा आने मतलब लगा। जो आपका मूछ रखना और मूछ नृत्य करना, क्योंकि पूरा ये दुनिया में सिर्फ एकलौते आप ही इंसान हैं जो मूछ नृत्य करते हैं, और इस चीज को डिटेल में हम लोग और आगे जानेंगे। तो एक ये दिया हुआ वरदान है जो उन्होंने कहा और आप उसको मान लिए। जी हाँ, दिया हुआ वरदान है, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ 58 किलोमीटर दूर कहा जा सकता है कि हिमालय का दिया हुआ वरदान पूरा विश्व में तहलका मचा रहा पूरे है। बीच में तहलका मचा रहा है। और फिर बात यहाँ तक आ गई कि यहाँ से हमारे कुछ दूर पर 58 किलोमीटर दूर पर प्रतापगढ़ है। तो उस समय जब मेरी मूछें बढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि ये बढ़ता जाए, देखें कितना नाम होता है। तो जब प्रतापगढ़ का नाम सुना तो वहाँ एक मसूरिया दीन थे जिनका 9 फीट 7 इंच की मूछें थी। और फिर करना भी राजस्थान का उनका 7 फुट 6 इंच की थी, ऐसे थी। तो मेरी भी थोड़ी बहुत बढ़ रही थी। तो हमने कहा बहुत टाइम लगेगा। पता चला कि वो दुनिया के इकलौते हैं, तो हम कहा बहुत टाइम लगेगा। और जो बाबा जी का कहा हुआ था कि मुझे कटाना मत, तो मैं उसमें हंसी मजाक में कभी फूल लगाता, कभी ताला चाबी का चाबी लगा लेता, कभी अंगूर फंसा लेता, लोगों को मैं हंसाता था। उसी हंसी में करते करते एक बार दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन में लाइट जल रही थी और जब मोमबत्तियाँ जलने लगी फिर उसी बीच में लाइट चली गई। तो मैंने एक मोमबत्ती को जला के सोचा कि अपने मूंछ पे रख लूं। जब मैं अपने मूंछ पर रखा तो मेरे भौवें आग जल गई। और बस उसी तरह करते करते जब मैं लोगों के बीच में जाता तो लोग हंसी में कहते कि दुकान जी आज ये करो वो करो। बस धीरे धीरे करते मैं मूंछ नृत्य में पारंगत हूँ। मतलब आपका बचपना देखा जा सकता है कि हिमालय में बीता। तो जी। जवानी के जब आप रंग रूप में आए तो उस समय जो अभी जब मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो देखा कि आप अयोध्या जो राम मंदिर है उसमें भी आप भाग लिए थे। राम मंदिर की तो ये पोजीशन थी कि प्रयागराज से जब भी राम जन्मभूमि के लिए जब भी कोई यहाँ की पार्टियाँ, चाहे वो RSS रही हो, बजरंग दल रही हो, मैं किसी भी पार्टी में नहीं था। बस एक ये होता था कि जब भी कोई हमसे कहता कि चलना है अयोध्या तो दुकान जी अयोध्या चल देते। और हाँ, बस खास एक रहता रहा कि उस समय मैं गेरुआ पहनता था। जब मैं अयोध्या जाने के लिए हुआ था तो गेरुआ पहन लूँ और ओम का बहुत बड़ा वो लगाकर मैं सर पे रख लूँ। जब मैं अयोध्या पहुँचूँ तो एकदम अलग नज़र आता रहा। तो जब भी कोई प्रयागराज से अयोध्या की टीम जाती या आंदोलन करने जाती तो दुकान को ले जाती। उसी में दुकान जी धीरे धीरे फेमस होते गए। जब नाम होने लगा तो हमने कहा कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ता चला। तो अभी हाल ही में जो है धर्म ध्वजा फहराया गया था राम मंदिर पे, आपको निमंत्रण था? नहीं, हमको निमंत्रण तो नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरुआत हुआ हो, चाहे ताला खुलने के लिए समय हुआ हो, चाहे उस समय राजीव गांधी भी थे और यहाँ पर हमारे रितंबरा जी, सिंगल जी, बड़े बड़े लोग थे जिस समय वहाँ पर आंदोलन का एक शुरुआत होना था। बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन मैं अपने मन से सब चीज़ करता था और कहीं पर मुझको इनवाइट नहीं किया गया कि दुकान जी आप आइए, आपको यहाँ चलना। हाँ, शहर के लोग जब भी कभी अयोध्या कूच करते थे तो मैं उनके साथ होता था, नहीं तो मैं अपने बेवजह दिल में बोझ भारी न रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए की तरह मैं आगे चलता रहा। मैं उन लोग के साथ चलता रहा और एक कारवां बढ़ता चला गया। आजकल एक प्रश्न बहुत उठ रहा है कि राम मंदिर बनाने के पीछे बहुत सारे जो परिवार है उनका घर उजड़ गया, तो उनके लिए सरकार ने क्या किया? कोई भी चीज हो, जब राम जो थे वो एक महल में रहते थे, थोड़ी देर के लिए कह दिया जाए जब राम
महल के अंदर रहते थे, और जब कैकेयी ने कहा कि भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को वनवास दिया जाए, तो जब इतना लोग कह सकते रहे, तो हमको लोग को कहते हैं तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भगवान, चाहे वो राम जी हो, चाहे सीता जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे पार्वती जी हो, काली जी हो, जिस तरह से उन्होंने कष्ट झेल के समाज के अंदर अपने भगवान के प्रति या कोई संदेश दिया है, तो उतना हम लोग के अंदर नहीं है। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी उस राम मंदिर को बनवाने के लिए, उनका परिवार बिल्कुल पूरी तरीके से उजड़ गया, तो सरकार को आपके दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए उनके लिए? सरकार को कोई भी चीज बनती है तो उसमें कोई चीज पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। अगर दुकान जी थोड़ी देर के लिए मूछ नृत्य के लिए तैयारी किया है, तो उसमें कुछ अड़ंगा आने पर उन्होंने अपने पूरे दांत की बलि दे दी। हमारे सिर्फ ये आगे के 5 दांत हैं और अंदर कोई दांत नहीं है, तो कोई चीज़ करना है तो उसके लिए कष्ट होता है, चाहे वो किसी मंदिर के लिए हो, चाहे आंदोलन के लिए हो। जब तक कोई घटनाएं नहीं होगी, तब तक वो आगे बढ़ेंगी नहीं। तो ये सब घटनाएं होती रही, और ये मुगल काल से ही सब चला आया है और वो चलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले कुंभ बीता हुआ है, कितने लोग उसमें चले गए, मगर उसको एक श्रद्धा भाव से देखा जाता है कि वो पुराने लोग यही कहते हैं कि हमारी मृत्यु हो तो प्रयाग में हो या काशी में हो। तो सोच लीजिए वो बड़े भाग्यशाली थे जिनका संगम के तीर्थ स्थान गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पे भी हुआ। आपको देख करके कोई भी अगर देखेगा, आपका वेशभूषा देख करके, तो लोग यही सोचते हैं, या आप इस चीज को थोड़ा सा फाइनल करिए कि आपका वेशभूषा बिल्कुल साधुओं की तरह लगता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कोई देखेगा भी तो सोचेगा कि यार ये कोई साधु संत आदमी है। तो आप क्या सच में साधु संत है या नॉर्मल इंसान ऐसे? ये हम तो एक इंसान है, चाहे वो संत महात्मा हो, वो भी सब एक इंसान ही है, मगर उनके अंदर कोई ऐसे गुण आ जाते हैं जिसमें वो साधुत्व का रूप लेना पड़ता है। तो हमारे अंदर में, मैं संत के समय रहता हूँ तो संतों की नहीं, तरह। जैसे आपने भी शादी नहीं की अभी तक, हाँ, तो उसके पीछे का क्या रीजन रहा है शादी नहीं करना? ये सीजन है कि आपका और नरेंद्र मोदी का बहुत सारी चीजें मिल रही है। वो अभी हिमालय गए आए तो मतलब शादी तो उनकी हुई है, लेकिन आपने शादी भी नहीं किया, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि हमें और आगे बढ़ना था। मैं जब आगे बढ़ने के लिए था, हमारे माता पिता थे, भाई के साथ, माता पिता नहीं रहते, मैं भाई के साथ रहता था। मुझको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझको घर में बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ता रहा। बहुत लोग, हर घर का आदमी चाहता है कि हमारे घर का लड़का कमाए तो दोनों का साझेदारी हो। यहाँ दुकान जी तो एकदम दुकान उनकी खाली थी, तो उनको बहुत सा कंप्रोमाइज अपने घर के प्रति करना पड़ा, और आगे बढ़ने के लिए उनको हर चीज़ से कंप्रोमाइज, खाने से, पीने से, कपड़े से, लत्ते से। मेरे जेब में पैसा होता था तो मैं सांस्कृतिक केंद्र या अपने कला के लिए आगे जाता था। मैं 500 रुपया में टूरिस्ट बसों में काम भी किया हूँ कि वो टूरिस्ट बसें जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के कोने में जाएंगी, 1 घंटा 2 घंटे का समय मिलेगा, तो मैं अपनी जो थोड़ी बहुत कला की शुरुआत हुई है, मैं लोगों से बात करूँगा, उसी तरह मैं आगे बढ़ता गया। तो हर आदमी को, रही शादी की बात, तो हमारे भाई हो, हमारे माता पिता भी, हमारी माँ मर रही थी और मरते मरते कह दी कि अब तो मर रहे हैं हम, शादी के लिए हाँ कर दो। उस समय मेरे दिमाग में गिनीज बुक सवार था, मैंने कहा जब तक गिनीज बुक नहीं मिलेगा, मैं चाहे तो मरो चाहे। अब तो मिल गया है आपको? अब मिल गया है, लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं। दुकान जी का, दुकान का नाम हुआ है, लेकिन वो स्थिति नहीं रहेगी कि हमको शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या कहीं से सहयोग मिलता हो। हाँ, जो मेरी उपलब्धियां हैं या मेरे कुछ सामाजिक कार्य को देख के शहर के कुछ 4-5 ऐसे मानिंद हैं जिन्होंने हमको कसम दिया कि दुकान जी जो कर रहे हो उसी तरह करते रहो, आगे बढ़ते रहो, नाम कमाते रहो, जो हमसे सहयोग होगा वो हम करते रहेंगे, और वो मैं उसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मेरे घर कमरे में चाहे जाएंगे तो वहाँ जो सामान है वो लोगों को दिए हुए, हमारे शरीर में जो कपड़े लगते हैं ज़्यादातर कपड़े लगते दिए हो। कहीं मैं मूछ नृत्य का प्रोग्राम करने जाता हूँ तो कहीं कहीं पैसा मिलता है, नहीं तो कहीं कहीं साल उड़ा दिया जाता है, शील्ड दे दिया जाता है। अब हम थोड़ा मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दे का सेंस ये है कि जो आप मूछ नृत्यक से जाने जाते हैं, तो मूछ रखने के पीछे का रीजन, जैसे आपने बताया कि वो वरदान, हिमालय की सारी चीजें, लेकिन उसको नृत्य के रूप में बदलने का और ऐसे कब, मतलब कब सोचा है ये एक हंसी मजाक में चल रहा था। फूल लगाते, अंगूर लगाते, कुछ न कुछ उसपे लोगों को हंसाते, और हंसाने के साथ साथ कोई न कोई ढोलक बजाता या कुछ बताता तो मैं ऐसे मुंह बिराता था, जैसे लोग कहते चिढ़ाना।
उस चिढ़ाने में ही एक बार हमारे दिवाली के दिन बत्ती चली गई तो मैंने मोमबत्ती लगा दिया और उस बालों में मैं मोमबत्ती में आटा लगा के फंसा दिया और वो फिर कहीं भौल जल गया, कहीं गल गया। तो हमको एक अच्छा लगा तो धीरे धीरे मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस करते करते एक बार पहला मुझको प्रोग्राम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिला और हंसी मजाक में हमारे वहाँ का जो कल्चर का ऑर्गेनाइजर का कहा, दुकान जी 2 मिनट का दिखा देना, है ना। हम कहा अभी हम उस तरह से पारंगत तो है नहीं, तो कहा नहीं कुछ भी हो दिखा देना। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा एक से कलाकार अपना कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब हमारा टाइम आया तो मैं मूंछ पे मोमबत्ती रख दिया। मोमबत्ती रख के ना मुझको 3 ताल मालूम, ना झप ताल मालूम, ना कहरवा मालूम। तो जो अगल बगल सुनते रहे कि ये म्यूजिक है, इसको क्या कहते हैं, तो लोगों ने कहा इसको कहरवा कहते हैं। हम कहा यही बजा दो। जब उन्होंने बजाया मेरी मूछें कुछ थिरकी तो लोगों ने ताली बजाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उतर के चला गया। मगर जो फर्स्ट प्राइज मिला वो मुझको मिला और वो प्राइज मिलने की वजह से हमने कहा जब हमें अच्छा नहीं लगा सामने वाले को तो मैं प्रैक्टिस करता, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। तो कभी आपको ये सब चीज़ों के लिए फिल्मी दुनिया से ऑफर तो आया ही होगा? वो फिल्मी दुनिया का जो फिल्में वाले यहाँ आते थे वो लोग कुछ न कुछ ऑफर दे देते रहे, क्योंकि मैं नृत्य कलाकार था, कोई वैसा कलाकार नहीं। और मेरे प्रयागराज में बहुत दशहरा होता है, बड़ा भयंकर होता है। उसमें एक से एक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं। जो माघ मेला, कुंभ मेला लगता है, उसमें भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी। तो उसमें मुझको आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा और मैं धीरे धीरे करके आप दुकान जी से दुकान जी। कभी आपका फिल्म इंडस्ट्री से लगाव रहा है? हाँ, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से तो ये होता रहा कि मैं चला जाऊँ फिल्म इंडस्ट्रीज में, मगर मेरा उस तरह से बजट अलाउ नहीं करता था, कुछ नहीं होता था। हाँ, बड़ा एक सौभाग्य था कि हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। वहाँ पर अच्छा, रामोजी फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी, जिसका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और मैं वहाँ हैदराबाद में प्रोग्राम करने गया, तो जहाँ पर प्रोग्राम था वहाँ पर रामोजी चीफ गेस्ट थे और वो चंद्रबाबू नायडू विशिष्ट अतिथि थे। तो हम जब मूंछ की मोमबत्ती लगा के डांस करने उतरते हैं तो जो चीफ गेस्ट था वही जलाता है, और उन्होंने जलाया, मेरा डांस हुआ। फिर रात को 11 बजे उनका एक पीए आता है होटल में, कहता है दुकान जी हमारे सर ने कहा है कि आप फिल्म इंडस्ट्रीज में रहेंगे। तो हमने कहा बड़ा सोचना पड़ेगा। फिर मैं प्रयागराज चला आया, यहाँ दोस्तों से बात किया, घर से बात किया, उन्होंने कहा जाओ। तो मैं वहाँ 1 साल 9 महीना था। 1 साल 9 महीना? तो फिर वहाँ से आप मतलब छोड़ क्यों दिए फिर उससे? आगे बढ़ना था तो यही मन होता रहा कि एक जगह रुकने की आदत नहीं थी, क्योंकि जो दुकान है वो दुकान चलती रहनी चाहिए। बस एक दिमाग में ये बना, पैसा मिलता था नहीं मिलता था, मैं मस्त रहता। तो जवानी के दिनों में भी आप इतना ज्यादा प्रख्यात हो गए थे, तो शादी वादी का ऑफर तो आया ही होगा? अरे शादी के लिए तो बहुत ऑफर आए। घर वालों ने ये भी कह दिया कोई से प्रेम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उससे शादी कर लो। तो मगर उस समय मैं अपनी कला के साथ साथ समाज के क्षेत्र में भी उतरा था। तो जब समाज के क्षेत्रों में इलाहाबाद एक प्रयाग सांस्कृतिक की भूमि है, साहित्यकारों की भूमि है, साहित्यकारों के बीच में उठना बैठना हो गया, तो मंचों से कुछ बोलना पड़ा। तो कुछ चीज है, कोई चीज पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। कभी अनजाने में कुछ गलती नहीं हुआ है ये सब चीजों? नहीं, उसमें हमारे जो वैसे में कोई गलतियां नहीं भाई। गलतियां होने के लिए बहुत लोगों ने पूरी कोशिश की, तो वो तो कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश क्षणिक के लिए होता रहा, उसके बाद कोई गलतियां नहीं। मतलब लोगों ने कोशिश किया आपको भ्रमित करने के लिए, थोड़ा सा हमको भ्रमित करने के लिए। किसी के बर्थडे में भी गए तो ऐसे भी दोस्त मिले हैं जिन्होंने हमको लेटा के हमारे सीने पे पैर रख के हमको पिलाने की भी कोशिश किया, बहुत तरह की चीजें कोशिश किया। तो ऐसे करना तो होता, लेकिन हमारे दिमाग में यह था कि हमारी दोस्ती आज आपकी रहेगी, बस आज अंतिम हो जाएगा। ऐसे कर करके हर चीज को झेलते हुए मैं आगे बढ़ा। हाँ, बस मुझको एक बहुत बड़ा प्राउडनेस है कि मुझको ऊपर वाले ने सहन शक्ति दी है, और फिर सबसे बड़ी बात है जो घर का सह गया वो बाहर सह लेगा। आपकी मुझे देख करके वीरप्पन की याद आ जाती है। वो वीरप्पन की बात, जब मैं साउथ में ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से उनके बसों से जाता था, तो जब मैं कहीं उतरता था तो लोग कहते वो देखो वीरप्पन, वो कहे वो वीरप्पन। एक बार हरियाणा में प्रोग्राम करने गया तो हरियाणा बॉर्डर पे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया गया था? क्या कि ये वीरप्पन है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुई।
फिर उसके बाद वहाँ से वायरलेस आया। हमारे यहाँ पर एक कमिश्नर थे सदाकांत जी, उनसे पूछा गया, तब उन्होंने बताया, तब वहाँ छोड़ा। लेकिन वहाँ फिर देखा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बड़े बड़े अखबारों में, नो ही इज नॉट वीरप्पन राजेंद्र कुमार तिवारी इलाहाबाद। हरियाणा पुलिस ने दुकान जी की मूंछों से धोखा खाया। तो जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो जो सारी चीजें जब आप जो बता रहे हैं ये सब कुछ तो सही लग रहा है, लेकिन महाकुंभ में एक बहुत बड़ा रोल होता है आपका। महाकुंभ के अंदर जो मैं फुटेज देखा कि द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में और बहुत सारे तमाम अखबारों में छपता है, आप अलग अलग तरीके से, मतलब आपका महाकुंभ में रोल क्या होता है? हमारा महाकुंभ में नहीं, हमारे प्रयाग की धरती पे एक महाकुंभ भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा विश्व का मेला लगता है, जिसमें अनेक प्रकार के संत महात्मा आते हैं। तो उनके पास मुझको जाने का मौका मिलता है, उनसे मिलने का भी मौका मिलता है। जब उनके कोई शोभा यात्रा निकलती है तो एक हमारे दिमाग में रात को 12 बजे के बाद ही आता है कि अगर कोई शोभा यात्रा कल निकलनी है तो उसमें कुछ हम ऐसा चीज़ करें कि मैं सबसे आगे रहूं। और यही चाहे वो यहाँ सरकार की जितने भी इस समय प्रोजेक्ट निकलते हैं, जनता तक पहुँचाने के लिए संदेश निकलते हैं, उसी को लेके मैं रोज़ अपने स्लोगन लिखे हुए परिधान पहनता हूँ, मुकुट लगा के सड़क में पे घूम के करता हूँ। तो ये एक हमारा हॉबी था और आज तक का रिकॉर्ड है कि जो भी मुझको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसके जरिए मैं आगे हूँ। और फिर आजकल मैं जान गया हूँ मीडिया को क्या चाहिए, तो मैं उसी तरह से रूप बना लेता हूँ। वो तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट सफाई अभियान को भी लेकर के आप काफी महाकुंभ के अंदर जागरूक रखते हैं। और आपका जो मैंने फुटेज देखा उसके मैं देख के मुझे लगा कि नहीं, आप तो नरेंद्र मोदी से भी आगे सफाई के लिए। मोदी जी ने तो अभी सफाई अभियान शुरू किया है। मेरे तो 38 से 40 बरस हो गए होंगे। मैं हमारे घर के बगल में अगर गंदगी होती रही तो मैं झाड़ू लेके सफा कर देता। वो मेरी शुरू से आदत थी, क्योंकि एक श्री नारायण चतुर्वेदी बहुत बड़े महाकवि भी वो भी थे, वो लखनऊ में थे। लेकिन मरने के बाद उन्होंने कहा था मेरा पैतृक स्थान दारागंज में, वहीं से मेरा उसका शरीर को, उस समय हम लोग हम छोटे थे। और जब उनकी लाश यहाँ आई तो उस समय मेरे उतना दिमाग में नहीं था, लेकिन उस बस में उनकी अर्थी रखी थी। तो उसमें से कुछ लोग होते कहा बेटा इधर आ, थोड़ा इनको पकड़ के घर तक ले चल, है ना। तो हम लोगों ने पकड़ के, उनका गली के अंदर घर था, जब घर पे रख दिया तो हमने सुना वहाँ कि ये बहुत बड़े कवि हैं, कल बहुत भीड़ होगी। फिर मैं जब गली से गुजरा, रात को 10:30 बज रहा था, तो हमने कहा बड़ी गंदी गली है और लोग कल बाहर से आएंगे। तो उस समय जो हमारे सफाई कर्मी होते थे, झाड़ू लगाने के बाद कहीं ना कहीं लुका के रख देते थे। तो मैंने रात को 11 बजे निकला और जहाँ जहाँ वो झाड़ू रखते खोजा, एक जगह मुझको झाड़ू मिल गई। और मैंने ऊपर नीचे देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, 11 साढ़े 11 बजा रहा होगा, और मैं झाड़ू लगा के उस गली को सफा कर दिया, बस हो गया। लेकिन 4 दिन बाद एक पेपर में निकला कि यहाँ इतने बड़ा नगर निगम होने के बावजूद भी एक दारागंज का स्वयं सेवक वो झाड़ू लगाया। जब ये पेपर में निकला तो मेरे दिमाग में एक और ऐसी चीज आ गई कि क्या बात है, कुछ ना कुछ तो है। तो मुझको थोड़ा सा बदलना पड़ा, अपने को कंप्रोमाइज करना पड़ा। और फिर जो हमारा भी मन होता था कि मैं चौराहे पे बैठ के चाय पीऊँ, दोस्तों के साथ घूमूं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। आपका महाकुंभ में अलग अलग एंगल से बहुत सारे योगदान रहे हैं और मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च में भी देखा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2025 के अंदर जो महाकुंभ के अंदर भगदड़ हुआ था, उसको आप कैसे देखते हैं? ये हमने वही कहा ना कि ये प्रयाग तीर्थराज प्रयाग है। बहुत लोग कोशिश करते हैं, जैसे काशी है, काशी में नहीं भगदड़ जो हुआ था उसके बारे में बताइए। उसके भगदड़ के कारण में हमारी आपकी भी गलती है। आज जो भी गलतियां हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए चाहे हमारे घर के अंदर को, हम लोगों ने जो बड़े बुजुर्गों के चीज को नहीं माना तो अनेक प्रकार की हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी तरह शासन प्रशासन का है। शासन प्रशासन रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हर माध्यम से आपको सूचित करती है कि यहाँ पानी में न उतरिए, सावधान रहिए, वहाँ बेड़ा लगा हुआ है, सावधान रहिए, भीड़ एक जगह इकट्ठा न करिए। जब वो शासन प्रशासन अपना कार्य कर रही है तो हम कुछ सुनने के बावजूद भी उसको नजरअंदाज। लगभग कितने लोग मारे गए? अब मरे होंगे, अब ये तो एक वहाँ पर कुछ नहीं, हमारे सामने तो 15, 20, 25 लोग, जो उस समय वहाँ पर मैं निरंजनी अखाड़ा निकल रहा था, तुरंत उसको रोक दिया गया। हम लोग फिर वहीं पर रुक गए। अब कितने लोग मर गए,
क्या है, कितने लोग घायल हो गए ये कुछ पता नहीं, लेकिन उसको मैं मानना नहीं। उनको मैं कहता हूँ वो लोग मुक्ति पा गए। जैसे काशी में लोग मरने के लिए पहले से आ जाते हैं। ये जो आप तर्क दे रहे हैं कि मुक्ति पा गए, ये मुक्ति का सेंस नहीं है। वो लोग कुचल करके मरे हैं, वो जो कुचल पैरों से, तो हाँ, वो मुक्ति का थोड़ी सेंस नहीं। वो भी मैं मान रहा हूँ, वो मैं इसलिए मान रहा हूँ कि जब प्रशासन ने हर तरफ से आपके लिए रैन बसारा बनाया है, हाँ, लेकिन हमारे अंदर इतनी हवस है कि मैं सुबह कैसे उठूं, 2 ही बजे जाके वहां पर नहा लूं। नहीं, तो वो तो एक आस्था का केंद्र है, एक आस्था का विचार तो है। आस्था के केंद्र में अगर सरकार ने आपको मना कर रही है या चिल्ला रही है कि यहाँ पर घाट पे मना लेटो, तो आप क्यों लेटते हैं? तो हमारी आपकी दोनों की गलतियां हैं ना। कोई मंदिर में ऐसे भदगड़ नहीं मचता है। हमारे आपके बीच में कोई गलतियां होने के कारण में कुछ लोग अफवाह में होते हैं, लेकिन यहाँ कोई अफवाह नहीं था, यहाँ सब सो रहे थे। भीड़ में एक ही हुआ। और मैं आपको बता दूं, मैं ये बड़े हनुमान जी जो लेटे वाले हैं, यहाँ से मुझको झूसी त्रिवेणीपुरम जब मैं घर पहुंचा हूँ, तो मैं यहाँ से 7 घंटा 2 मिनट लगा था मुझको बड़े हनुमान जी से त्रिवेणीपुरम में। पूरा पैर खोल के चल नहीं पा रहा था। मेरे पीछे कुछ बुजुर्ग ऐसे थे, वो जोर जोर चिल्ला रहे थे, कोई का भी कोई चप्पल जूता छूटे झुक के उठाना मत, कोई का भी कोई जूता चप्पल छूटे झुक के उठाना मत, कोई चीज हाथ से गिर जाए तो झुक के उठाना मत। ये इतना अच्छा लग रहा था कि वो सावधान कर रहे थे कि इस तरह से भीड़ थी, अगर कोई झुकता है तो उसी से ऊपर गिरता है। वही हाल यहाँ दुकान जी, आपने प्रयागराज के लिए पूरा सब कुछ निछावर कर दिया। आपने प्रयागराज क्या, आपकी तो दुनिया में चर्चाएं हैं और आपके पास एक बहुत विशिष्ट संग्रहालय भी है, तो उसके बारे में क्या है? मतलब सुनने में आता है कि बहुत सारे देश के लोग वहाँ विजिट कर चुके हैं। 122 के कंट्री लोग। एक मैंने श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के 12x8 के कमरे में मैंने एक छोटा सा कोलाज संग्रहालय बनाया। कोलाज संग्रहालय मीन्स होता है जो आपके घर के जो खराब चीज होते हैं उसको सजा के रखना, और उसको इस तरह से सजा के रखना कि वो खराब चीज भी अच्छी लगने। तो उसी तरह मैं उसको सजाता था। कहीं सड़क में, नाली में या कहीं भी कोई चीज़ मुझको चीज नज़र आती तो मैं उसको उठा के रख देता। फिर धीरे धीरे उसमें बहुत लोग आना शुरू हो गए, तो कुछ लोग लालटेन देने लगे, कहीं कुछ देने लगा। फिर एक बार मेरे पास सऊदी से एक सज्जन आए, वो 1-2 कुंभ आ चुके थे, मुस्लिम थे। उन्होंने भी अचानक किसी दोस्त के साथ आए, हमारा कमरा देखा, तो वो सऊदी से जाके वहाँ पर मुझको दुनिया की सबसे छोटी कुरान उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे छोटी कुरान है, वो मैं आपको भेंट करता हूँ। उन्होंने भेंट किया। इसी तरह बम्बई से एक बहुत बड़े कोई सेठ थे, वो यहाँ पर आए थे, कोई दरबारी करके थे, नाम तो याद नहीं है, और वो उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी हमारे पास गीता रखी। जब ऐसे चीज आने लगे तो मैं उस महानिर्वाणी अखाड़ा के कमरे में हर भाषा की रामायण, हर भाषा की महाभारत, ऐसे करके सिगरेट के डिब्बे, माचिस के डिब्बे इतना इकट्ठा हो गए। मेरे कमरे में एक उंगली रखने की जगह नहीं थी। अगर मीडिया भी आती थी तो 3 लोग कमरे में घुस पाते थे। सोचा था कि बहुत बड़ा संग्रहालय बनाऊंगा। मैंने सरकार को, प्रशासन को, डीएम, कमिश्नर, यहाँ के सांसद, विधायक सबसे कहा, लेकिन मेरी कोई सवाल। मैं उसी कमरे में, हम आपके उसी टॉपिक पे आने वाले। ये सब कुछ तो आप लोगों के लिए किए, उसका फायदा बहुत सारे जो राजनेता है, राजनीतिक पार्टियां, उसका फायदा भी उठाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज के जमाने में आर्थिक स्थिति जो है, तो आज आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक मदद कोई करता है या बस सिर्फ लाभ ही लेता है आपसे? ये हम तो ये नहीं कह सकते। हाँ, मुझको किसी ने न मूछ नृत्य के लिए कहा था, न मुझको किसी ने संग्रहालय बनाने के लिए कहा था। ये मेरा एक सौभाग्य था, मेरे अंदर एक उत्कंठा जागी थी। मैंने मूछ नृत्य की शुरुआत की, संग्रहालय बनाने की शुरुआत की, लेकिन मैं विश्व में भारत का नाम रोशन करना चाहता था, तो मैं उस चीज़ को किया। तो वो हमारे अंदर लालसा नहीं थी कि हमको कोई कुछ करे, लेकिन जब विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है, प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, शहर का नाम रोशन हो रहा है, तो हमने सोचा कुछ न कुछ हमको सहयोग मिलेगा। फिर मैं जब टीवी या रेडियो सुनता था, उसमें एक से एक दुनिया के नाम हमारे कलाकार थे, गायक कलाकार थे, और चाहे वो शहनाई वादक हो, ऐसे ऐसे लोग थे जिनको सम्मानित तो भले किया गया, मगर उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। उसी तरह ऊपर वाला सबको हर चीज नहीं देता, लेकिन दुकान जी भी बड़े सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं कि जिधर से मैं गुजरता हूँ लोग दुकान जी कहते हैं। चाहे वो किसी पार्टी ने आपको आर्थिक मदद नहीं किया? पहले बहुत सी पार्टियों ने मुझको अपने अंदर बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं सब पार्टियों में जाता था, मगर किसी प्रकार का कोई मदद नहीं की। हाँ, पहला मदद मुझको मायावती जी ने 10,000 रुपया दे के किया। बड़ी शर्मिंदगी महसूस भई कि इतने हमारे
शहर के लोग भी बड़े बड़े विधायक थे। पहला 10,000 उन्होंने दिया था, दूसरा 10,000 रुपया मुझको मुरली मनोहर जोशी ने दिया था, और तीसरा 11,000 रुपया मैं लखनऊ में एक कार्यक्रम में गया था। उस समय हमारे जो इस समय क्या सैन्य कौन अधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने हमारी मूंछ की मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जला के बाद जब मैं स्टेज से उतरा तो हाथ मिलाया, तो उनके हाथ में कुछ था, तो उसको मैंने ऐसे मिलाते ले ली। जब उसको होटल में खोल के देखा तो 11,000। और सबसे पहला जो था मुलायम सिंह यादव ने 500 रुपया दिया था। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे होता गया। और इस समय शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ का, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, पेपर मीडिया ने उनको दुकान जी की आर्थिक स्थिति के विषय में बहुत बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और एक समय ऐसा आया कि मैं भाई के साथ रहता था, पिता के साथ रहता रहा। एक श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा अपना नए स्वरूप में अखाड़ा बनाना चाहता रहा, जो मुझको भी अच्छा लगा कि एक नया स्वरूप होगा। केशव प्रसाद मौर्य और हर्षवर्धन जी का बहुत नाम है, उन लोगों ने आपका मदद नहीं किया? आज नंदी भी है, जो है हमारे नंदी जी भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, हमारे हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं। इनको लोगों ने मंचों में भी कहा कि दुकान जी का भी कोई सहयोग कर दो, लेकिन इनके मुंह से एक जवाब निकलती थी, आप लोग दुकान जी की क्यों चिंता करते हैं, दुकान जी का ध्यान है हमें। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब मेरा अखाड़ा खाली होने लगा, हमारे भाई दूसरे जगह चले गए, तो वहाँ के हमारे जो सचिव महंत यमुनापुरी जी अखाड़े के थे, उन्होंने मीडिया से कहा, आप लोग चिंता मत करिए, सब लोग भले चला जाए, लेकिन दुकान जी यहीं रहेंगे। भले मैं उनको अखाड़े में एक कमरा दे दूंगा, वो सामान वहाँ पर रख के चौकी में पड़ा रहेगा और खाए पिएगा सब। एक जो मकान मालिक अपना किराया अब मकान खाली करा रहा है, उसने मेरे लिए इतना सहयोग किया, और मुझको बड़ा सौभाग्य है कि वो अखाड़ा भले खाली हो गया, लेकिन वहाँ के महंत जो हैं, हमारे सचिव जी हैं यमुनापुरी जी, उन्होंने मुझको 2 कमरा, लेट्रिन, बाथरूम, किचन ये दिया। कहा जब तक सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है तब तक पड़े रहो। तो इतना बड़ा मिला है, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन मुझको कोई कहीं से सहयोग नहीं। एक हमारे दिमाग में ये भी होता है कि लोगों ने ये कहा कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना, ये हर तरह के लोगों का आवास योजना है, लोगों ने कहा मैं कराऊंगा, लेकिन वो दुकान जी का यूज करने के बाद वो सब भूल जाते हैं। तो योगी जी ने आपके लिए क्या किया? मैं बहुत कोशिश किया कि मुझको किसी तरह मुख्यमंत्री जी से मैं किसी तरह मिलूं, लेकिन आज तक का कोई भी पुरस्कार या सम्मान जो भी हुआ, हमारे यहाँ के अधिकारी थे, कमिश्नर थे, डीएम थे, सांसद थे, चाहे वो नंदी जी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, जो भी हो, लेकिन किसी ने मुझको बुलाया नहीं। लेकिन कोई एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हमारा कोई अनजान दोस्त रहा होगा, उसने मुख्यमंत्री योगी जी के हाथ से मुझको गंगा सेवक सम्मान दिलवाया। मेरे पास रात को 11 बजे फोन आता है कि कल आपका सम्मान होना है, लेकिन हमने कहा मेरे पास तो कोई कागज नहीं, मैं कैसे मुख्यमंत्री जी के पास वहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ पर जो सम्मान देने वाला वो आपको देख के आपका नाम लिख लेगा। तो वो भी हमको कहते हुए लग रहा है कि वो कौन था वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे जो शहर के एक से एक विधायक नेता कुछ हैं, इनके जरिए मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। और भले योगी जी जब मुझको गंगा सेवक सम्मान मंच पे दे रहे थे, उस समय हमारे सांसद भी, हमारे नंदी जी भी थे, बहुत लोगों ने था। उस समय मैंने कुछ सोचा कि मैं 1 सेकंड में योगी जी से कुछ बात करूं। तब तक जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे, उन्होंने कहा ये हमारे प्रयागराज के दुकान जी है, ये यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, यही सब कह के मैं आगे बढ़ गया। आज तक मुझको न योगी जी से किसी ने मिलवाया हो, क्योंकि ये मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, और बस चल रहा है किसी तरह। अब मैं योगी जी से बस एक यही चाहूँगा कि मुझको अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए, जो नए नए कलाकार अपने कला के प्रति आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, जब उनसे कहा जाता है कि तुम मेहनत करके अपनी कला को बढ़ाओ, तो वो आज के कलाकार कहते हैं जब इतना नाम पैदा कर चुके दुकान जी की स्थिति ये है, तो हम इतना मेहनत करके क्या करेंगे। तो ऐसी भी मतलब कहने का सेंस ये है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हमारे देश के अंदर जो कला है उसको खत्म किया जा रहा है, चाहे मूर्छ नृत्य की बात हो या कोई और टैलेंट की बात हो। तो हमारे देश के अंदर फिर वो कहाँ से लिम्का बुक और गिनीज बुक ये सब कहाँ से आएगा? फिर नहीं आ सकता है।
मैं मेहनत करने के लिए दुकान बहुत जी, कोशिश। मेरे दिमाग में एक और चीज था कि आप क्यों नहीं कभी राजनीति में हाथ आजमाना, कभी आप कोशिश किए? हाँ, वैसे तो एक हंसी मजाक में मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, अच्छा। मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जो भी जिसके साथ मैं लड़ा हूँ मैं निर्दलीय ही था, लेकिन जो भी लड़ता था उसके समय से मुझको रात को गालियां खूब मिलती थी, बैठ जा, क्योंकि मैं ऐसे रूप से निकलता था। जब नॉमिनेशन करने निकला तो एक अजीब, पूरे दुनिया के मैगजीनों में भी छपा जब मैं नॉमिनेशन अर्थी में लेके निकला हूँ। तो बड़े बड़े जो नेता खड़े थे उनके अंदर हो कहीं मजाक में ये जीत न जाए ऐसा भी, जबकि मैंने किसी से वोट नहीं मांगा था, तब पर भी मुझको बिना मांगे अच्छा खासा वोट मिला। लेकिन मैं राजनीति में नहीं उतरा। जो मेरी वो थी कि मैं देश को और आज के आने वाली युवा पीढ़ी को कुछ ऐसी चीज़ दे जाऊं कि अगर देश धरती पर आए हो तो कुछ ऐसा कार्य करके जाओ जिससे उसका नाम हो। जैसे आज हमको बड़ा कहते हुए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमारे मोदी जी, योगी जी भी हमारे लिए कुछ नहीं किए। लेकिन मैं बड़ा धन्य मान रहा हूँ योगी जी, मोदी जी को, कि उनको ऊपर वाले ने ऐसे स्थान पे बैठा के भेजा है कि तुम ऐसा कार्य करो, और वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनका दुनिया में नाम हो रहा है। तो उससे मेरा सीना भी उसी तरह आगे बढ़ता जा रहा। मैं अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। दुकान जी, जो मेरा पॉडकास्ट था, इंटरव्यू जो भी हो सकते हैं, स्टार्ट हुआ था आपके मुझ से, और लास्ट में मैं एक प्रश्न के साथ ये पॉडकास्ट खत्म करना चाहूंगा कि आप मूंछों की सेवा कैसे करते हैं? मैं मूंछों की सेवा, मैं योग के बल पे, जैसे योग होता है, मैं सांस को कंट्रोलिंग किया हूँ उस मूंछ के लिए। और नहीं, जैसे इसका सेवा कैसे करते इसका हैं? मैं सेवा स्वमूत्र से करता हूँ। मतलब खुद के मूत्र से आप हाँ, करते मैं हैं? अपने खुद के मूत्र से इसकी सेवा तो करता बहुत हूँ। बड़ी बात है, फिर लोग आपको ट्रोल करना चालू कर इसको देंगे। बहुत लोगों ने ऐसी बात कही है, लेकिन कोई कहता है आज जो बड़े बड़े ऋषि, चाहे वो वैसे लोग रहे, वो लोग ऐसा करते थे। मैं उसकी सेवा उसी से करता हूँ। और मैं डंके के चोट पे भी कहना चाहता हूँ, अगर वो कहेंगे कि हमको दिखाओ तो मैं उसको दिखाने के लिए भी तैयार करता हूँ। मैं सुबह शाम, चाहे वो आँख में मैं डालता हूँ, मैं अपने आँख में भी स्वमूत्र डालता हूँ। तब तो आप मोरारजी देसाई की याद दिला दी। मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये चीज को करते हुए मंच से और रेडियो और टीवी से कह दिया था। इसलिए मोरारजी, ये मत सोचिए, गांधी जी भी और जितने पुराने लोग हैं वो लोग इसका सेवन करते थे, क्योंकि ये अंडरटेकिंग पे था, लेकिन मोरारजी ने उसको ओपन कर दिया। जबकि आपको मालूम होगा, यहाँ के बड़े बड़े संत महात्मा भी और बड़े बड़े ऐसे आदमी सम्मानित लोग हैं। जब मैं बाहर निकलता था तो कहते रहे इनकी किताब, क्योंकि इनकी इस चीज़ की किताबें भी हैं जिसमें स्वमूत्र से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम नहीं होती, कितने मात्रा में ली जाती है, ये भी होता है। इसलिए मुझको तो, मैं उसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। और आज मैं, जो भी हमारी उम्र हो गई हो, मैं मस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। दुकान जी का इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, और सच्चाई यही है कि समाज सेवा के लिए अपना पूरा जो जीवन है ना, उन्होंने पूरा प्रयागराज के लिए दे दिया, पूरा देश के लिए दे दिया। और सच में जो एक इंसान मतलब तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन ये बिना यूपीएससी की तैयारी किए, बिना ऐसे कुछ मतलब इनके पास एक यूनिक जो टैलेंट है ना, उसके वजह से बहुत सारा पुरस्कार जीते, लेकिन ये आर्थिक दृष्टिकोण से जूझ रहे हैं। तो मेरा आपसे एक अपील है, हम एक पहल चालू करना चाहते हैं। एक QR कोड जाएगा आपके स्क्रीन पे, उसमें जो भी आप मदद करेंगे वो बिल्कुल ऑनलाइन होगा, जो भी सारा अकाउंट आपको मिलेगा। तो दुकान जी की आप मदद करें। ऐसे टैलेंट खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसे टैलेंट को हमें आगे ले जाने के लिए, और आपका साथ और हमारा साथ, तभी दुकान जी जैसे और भी बहुत सारे कलाकार आगे आएंगे।